मौद्रिक नीतियों में हम आज बात करेंगे मौद्रिक नीति समिति की। ये क्या होती है? इसको इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। इसका काम है जो भी मौद्रिक नीतियाँ बनेगी उस नीतियों को लागू करवाना, उस नीतियों में परिवर्तन करना, उसमें दर परिवर्तन करना, योजनाओं को प्रबंधित करना, आरबीआई के रेगुलेशंस को पालन कराना, ये सारे उसके काम आते हैं। इसको एमपीसी भी कहते हैं। मौद्रिक नीति समिति को एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखते हैं 2016 से पूर्व भारत में मौद्रिक नीतियाँ आरबीआई के अंतर्गत कार्यरत टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाती थी। जो भी 2016 के बाद समितियाँ अलग तरीके से बने, जो भी नीतियाँ बनती थी आरबीआई की वो अलग तरीके से बनने लगी, लेकिन 2016 से पहले टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी सारी नीतियों को बनाती थी। इसमें क्या होता था? परंतु इस समिति के सुझाव अनिवार्य रूप से मान्य नहीं थे। जब ये समिति जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी वो जो अपना एडवाइस देती थी वह मानना अनिवार्य नहीं था। अतः आरबीआई के गवर्नर के पास निषेधाधिकार, जिसे वीटो पावर हुआ करता था, कि अगर कोई भी नीति बनी तो आरबीआई के गवर्नर उसको अपने अनुसार मोड़ सकता था। वो स्वच्छंद था, सर्वसर्वा कह सकते हैं, जिससे नीतियां प्रभावित होती थी व्यक्ति स्तर पर। अतः अंतिम निर्णय आरबीआई के गवर्नर का ही होता था। इससे स्पष्ट होता था कि भारत में मौद्रिक नीतियां एक व्यक्ति विशेष के विचारों पर आधारित हुआ। एक व्यक्ति पर आधारित होता है, एक व्यक्ति सारे निर्णय ले रहा है, वीटो पावर लगा देता कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अतः इन समितियों को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से एवं इन नीतियों में सरकार की भूमिका भी बढ़ाने के लिए, अब नीतियाँ सरकारी और भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए सुनिश्चित कर इन्हें और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उर्जित पटेल समिति ने मौद्रिक नीति समिति के गठन का सुझाव दिया। गठन का सुझाव दिया। तो क्या बात थी कि पहले तो वीटो पावर गवर्नर का था, पारदर्शिता नहीं थी, उसको हटाने के लिए और सरकार की सहभागिता करने के लिए भी कहा गया कि नहीं। उर्जित पटेल समिति ने सुझाव दिया कि नहीं, वैसे नहीं चलेगा, आपको अब अलग तरीके से एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको एमपीसी कहा जाएगा, उस तरीके से काम किया जाएगा। तो उर्जित पटेल समिति आपको ध्यान रखना है। अब उसमें क्या हुआ? जो नई समिति बनी, एमपीसी बनी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी, उसमें क्या हुआ? एमपीसी में इसमें ये होता है कि इसमें 6 सदस्य होते हैं, टोटल 6 सदस्य होंगे। अब इसमें 3 आरबीआई के से संबंधित होंगे और 3 सरकार से संबंधित, सरकार नियुक्त करेगी। तो आपको ध्यान रखना होगा ये कि जो 3 होगा इसमें एक गवर्नर होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे, तो ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 की नियुक्ति सरकार करेगी और ये लोग कहा जाए तो अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकार होंगे, अर्थशास्त्र के अधिक जाने होंगे,
जाने माने लोग होंगे। तो इस समिति ने आरबीआई के गवर्नर को सम्मिलित कर कुल 6 सदस्य हैं। कौन सी समिति? एमपीसी, जो नई कमेटी बनाई गई उर्जित पटेल समिति। इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई की गवर्नर ही करते हैं। इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर ही करेंगे। इसमें गवर्नर को सम्मिलित कर आरबीआई के कुल 3 प्रतिनिधि है। आरबीआई के 3 प्रतिनिधि होंगे आरबीआई के ना, जबकि अन्य 3 का चयन भारत सरकार करती है। 3 का चयन भारत सरकार करेगी। कैसे करेगी? नीतियों में अंतिम निर्णय बहुमत पर आधारित होता है। अंतिम निर्णय बहुमत पे, अब मान लीजिए बहुमत पे आधारित होगा। 6 लोग हैं तो 4 लोग जो अधिक वोट देंगे उस सलाह को, उस नीति को मान लिया जाएगा, बहुमत के आधार पर होगा। परंतु मतों की समानता की स्थिति में आरबीआई के गवर्नर का निर्णय अंतिम होगा। मान लीजिए 6 लोग हैं, 3 लोग गवर्नर हैं, तीनों गवर्नर आरबीआई के तीनों सदस्य कहेंगे कि नहीं, इनका मत समान हो गया, इनका मत समान हो गया, जो गवर्नर है ये सरकार के प्रतिनिधि। तब क्या होगा? इस हालात में जो आरबीआई के गवर्नर है उनकी बातों का मानना बाध्य हो जाएगा। अब जो सरकार के जो प्रतिनिधि, चयनित प्रतिनिधि भी होंगे, वो अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र से संबंधित होंगे, न कि राजनीति से। ऐसा नहीं कि राजनीतिक प्रेरित, उनको ज्ञान होना चाहिए उस बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहिए, और खासकर भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में। मौद्रिक नीति समिति ने वर्ष 2016 में कार्य करना शुरू कर दिया था। इसका एक पक्ष यह भी है कि आरबीआई की स्वायत्तता को प्रभावित करती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो नीति समिति, उर्जित पटेल समिति बनाई गई है, यह आरबीआई की स्वायत्तता को प्रभावित करती है, एवं दूसरे लोग कहते हैं यह नहीं, कहते हैं कि नहीं, यह सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से मौद्रिक नीतियों एवं राजकोषीय नीतियों में तालमेल स्थापित करती है। आरबीआई निषेधाधिकार को खत्म कर यह मौद्रिक नीतियों को और ज़्यादा पारदर्शी बनाती है। तो एमपीसी कह सकते हैं कि एक तरह से बढ़िया उपकरण है। ये एमपीसी खत्म हुआ। आगे हम देखेंगे गुणात्मक उपकरण। ये क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके बाद आता है गैर पारंपरिक उपकरणों को। अब ये जो टॉपिक है पारंपरिक उपकरण के भाग है, जिसमें से मात्रात्मक उपकरण मैंने बताया था, और ये सारे जो हो रहे थे मात्रात्मक उपकरण के ही भाग थे। अब गुणात्मक उपकरण, इसमें कुछ है नहीं अधिक, बस थोड़ा सा है कि कैसे काम करता है, और आरबीआई पर कुछ नैतिक दबाव, आरबीआई कुछ नैतिक दबाव बैंकों पर लागू करती है, जिसके तहत गुणात्मक उपकरण खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो आगे हम शुरू करेंगे नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, गैर पारंपरिक उपकरण। इसको आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।